हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जेईई एडवांस की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो बियॉन्ड लिमिट सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ के अंदर टाइम टू टाइम लेके आते हैं हम प्रीवियस ईयर के जेईई एडवांस के पेपर्स। तो इस बार हम लेके आए हैं पेपर 1 2021 का। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपन पेपर 1 का डिस्कशन। ठीक, चलिए इसके अंदर हमें सेक्शन 1 दे रखा है। इस सेक्शन 1 के अंदर आपको बता रखा है कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है ABCD, और उसमें केवल एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है एल्काइन, ठीक है ना, और उसके अंदर हमें यहाँ पर जो रिएजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है NaNH2 एंड सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। आपको पता होगा ये जो अपने पास रिएजेंट होता है दैट इज व्हाट, ये होता है बर्च रिडक्शन। ठीक है ना, इस रिएजेंट से हम बर्च रिडक्शन करते हैं। जब बर्च रिडक्शन होता है तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ठीक है ना, नंबर 1 कि ये अपने पास हमेशा क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन बनाएगा। ठीक है, एल्काइन को रिड्यूस करता है किसमें, एल्कीन के अंदर, और वो क्या बनाता है, ये ट्रांस एल्कीन बनाता है। ठीक है ना, दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि टर्मिनल एल्काइन जो है उसको रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है ना, तो टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा और ट्रांस एल्कीन बनाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें तो केवल और केवल ये जो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास बीच में दिया हुआ है केवल इसका ही रिडक्शन करेगा। अब अगर इसका रिडक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए ट्रांस। तो आप जरा चेक करो कि यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन एज इट इज बना हुआ है और साथ के साथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉर्म हो रही हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो टर्मिनल एल्काइन एज इट इज बने हुए हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अगर अपन से पूछा जाए कि भाई किसमें अपने को ट्रांसफॉर्म मिल रही है, ठीक है ना, किसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्म यहां पर मिल रही है, तो अगर आप देखेंगे सी के अंदर ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम प्लेन में, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये तो हो गई सिस फॉर्म। ठीक, बट अगर अपन इधर बात करेंगे तो एक अपने पास ग्रुप मिल रहा है ऊपर और दूसरा अपने को मिल रहा है यहां पर नीचे। ठीक, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर अपने को ज्यादा समय नहीं देना है इस क्वेश्चन को, सीधा आंसर मार्क कर देना है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं यहां पर इसका एनालिसिस, क्या इसका एनालिसिस हमें मिलता है। ठीक है ना, आप कंसेप्ट देखेंगे तो कंसेप्ट हमारे पास कौन कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, एडिशन रिएक्शन, सिंपली अगर बात करें तो इसका रिडक्शन। ठीक है ना, अब अगर बात करें तो अनअटेम्प्टेड अपने पास 38.73, ठीक, अच्छा खासा परसेंटेज अपने पास यहाँ पे अनअटेम्प्टेड है, बट क्वेश्चन आसान था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए था, तो उससे अपने पास बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाता। ठीक, करेक्ट रिस्पॉन्स 19.35, करेक्ट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट हो सकता था। कई बार क्या होता है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में बच्चे करते हैं ताकि वो ज़्यादा क्वेश्चन कर सके दूसरे सेक्शन के। इस चक्कर में जो क्वेश्चन सिंगल करेक्ट वाले होते हैं जो सही हो सकते हैं उसमें भी गलती हो जाती है, तो वही रीज़न हमें यहाँ पर दिख रहा है। रॉन्ग का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो अपन बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन था इतना रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। डिफिकल्टी लेवल बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट है। बच्चों ने गलती क्या करी होगी यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन जो है उसको भी क्या कर दिया होगा, उन्होंने रिड्यूस कर दिया होगा, वही यहाँ पर इन्होंने गलती करी होगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अमंग द फॉलोइंग the conformation that correspond to the most stable conformation of the meso-butane 2,3-diol। आपको मीजो फॉर्म बनाना है और मीजो फॉर्म में अपने पास सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है ना, अब ब्यूटेन 2,3-डाइऑल, इसका मतलब साफ है यहाँ पर अपने पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एक एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप अटैच है। अगर एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है इसका मतलब वहां पर जो आपके पास कंफर्मेशन बनेगा गॉश फॉर्म, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक, गॉश फॉर्म के अंदर ही केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आपके पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये आपके पास तीनों नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। लेकिन आपसे बोला है मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड का मतलब वहां पर अपने पास होना चाहिए POS। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट हाफ जितना अपने पास है एग्जैक्टली वैसा ही अपने पास सेकंड हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो मीजो अपने पास क्या होंगे, मीजो अपने पास वो कंपाउंड हो सकता है जहां पर अपने पास जो एक दूसरे को ओवरलैप कर सके, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के ग्रुप। तो अगर आप देखो कि अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री के एंगल पे, तो जरा चेक करें आपके पास 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने पर
क्या मेरे पास यही फॉर्म बनेगी क्या? ठीक है, ऊपर वाला अगर अपन बात करें तो भाई यहाँ पर अपने पास क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम ले रहे हैं OH, फ्रंट कार्बन को रखते हैं एज इट इज, बैक कार्बन को अपन रोटेट करते हैं, ठीक है ना। अब इसे अपन रोटेट करें इस डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करा तो भैया OH आ गया इधर, ठीक है। और अगर अपन बात करेंगे H, तो भैया H आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसको अपन हटा देते, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, पीछे वाले कार्बन का H, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कौन, मिथाइल ग्रुप। अब जरा चेक करो क्या ये बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं क्या? बिल्कुल हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, हमारे पास बिल्कुल एक्लिप्स फॉर्म आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास मीजो हो सकता है, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी में आप अगर आप रोटेट करके देख लेंगे तो आपको मीजो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट पोजीशन पे आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास इसका एनालिसिस। अब इसका एनालिसिस में अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या है, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे रिलेटेड हमारे पास ये कंसेप्ट था, ठीक है। अगर अपने से पूछा जाए कि भाई ये कंसेप्ट कैसा था, डिफिकल्ट था, इजी था, तो ये इजी था। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं। सारे बच्चों को ये पता होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पास है तो वहाँ पे मीजो फॉर्म तब बन सकती है जब हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के, वो एक दूसरे को बिल्कुल एक्लिप्स फॉर्म में क्या होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, अनअटेम्प्टेड यहाँ पे परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है। करेक्ट रिस्पॉन्ड हमारे पास देखो वो भी कम है। रॉन्ग रिस्पॉन्स काफी ज्यादा है। अगेन इजी क्वेश्चन भी अपने पास डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, राइट। अगर आप देखेंगे तो कई बार आपने ऑब्जर्व करा होगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो तो बच्चा केयरफुली पढ़कर केयरफुली अटेम्प्ट करके सही कर लेता है, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो गलत कराता है बच्चा। अब इजी क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, वहां पर बच्चा क्वेश्चन जल्दबाजी में करता है, वहां पर पूरे ऑप्शंस पढ़ता नहीं है ध्यान से, ठीक। आपके पास हर क्वेश्चन को जो भी आपको करेक्ट रिस्पॉन्स होगा उसमें इक्वल वेटेज मेंटेन करते हैं हर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चन को जल्दबाजी में करना है और डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको आराम से करना है, ठीक है ना। आप इजी क्वेश्चन भी प्रॉपर टाइम देके करें एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्रॉपर टाइम देके करें, जिससे कि आपके करेक्ट रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है इसके अंदर, फॉर द गिवन क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट मेड ऑफ कैटायन X एंड एनायन Y शोन बिलो। केवल और केवल एक जो अपने पास फेस होती है उसके जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट अपने को शो कर रखा है। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द फेस के अंदर भी सेम ही अरेंजमेंट अपने पास मिलने वाला है, ठीक है ना। द पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, पैकिंग फ्रैक्शन हमसे पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन जरा गौर करें इस चीज पर, ध्यान दें कि ये जो अपने पास एटम्स हैं, ठीक है, जो एज लेंथ है A, ठीक है, वो किसके बराबर आएगी, वो हमारे पास जो एनायन है उसकी रेडियस, ठीक है, अगर अपन 2 टाइम्स करते हैं तो वो एज लेंथ के बराबर आ रही है। एक चीज तो पहले यहाँ पर अपन इस चीज को गौर कर लें, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर अपन देखेंगे तो बॉडी फेस डायगोनल के अलोंग जो हमारे पास एटम्स हैं कैटायन और एनायन, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फेस डायगोनल के अलोंग अगर टच कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, 2r प्लस 2r माइनस, ठीक है, वो हमारे पास √2 A के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर अपन इनका रेडियस रेशियो निकालते हैं तो उसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास कौन सा वर्ड बनेगा, जो कैटायन हमारे पास है वो कौन से वर्ड में, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर है, ठीक है। और अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर हमारे पास है तो यहाँ पर हमारे पास जो r प्लस अपॉन r माइनस होगा वो हमारे पास रेडियस रेशियो होता है √2 - 1, ठीक है ना। ये रेडियस रेशियो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चाहे तो अपन इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अपन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब अपन पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास होता है। हमारे पास जो एटम्स है वो कौन कौन है, हमारे पास एटम X है, हमारे पास एटम Y है, ठीक है ना। X कैटायन है एंड Y एनायन है, ठीक। तो हमारे पास जो X होगा उसका इफेक्टिव नंबर कितना होगा, ठीक। पहले X के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। X के लिए जो इफेक्टिव नंबर होता है Z, वो कितना होगा, 6 × 1/2, दैट इज व्हाट 3। तो वॉल्यूम ऑफ X हमारे पास कितना होगा, 3 × 4/3 पाई R, R क्या होगा, कैटायन है तो R प्लस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एनायन, ठीक, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास सारे कॉर्नर्स में, तो भैया कॉर्नर्स का अपने पास कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1,
तो इफेक्टिवली 1 रहता है। तो 8 इंटू 1/8 अपन रख के यहाँ पे फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, वो कितना आ गया 1 इंटू 4/3 पाई आर माइनस, क्योंकि एनआयन है तो उसका क्यूब। ठीक, अब अगर अपन पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाई अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, एक्स जो हमारे पास है वो कितना हो गया 3 इंटू 4/3 पाई आर प्लस क्यूब, और वाई कितना हो गया 4/3 पाई आर माइनस क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है कितना a क्यूब। अगर अपन ने देखा तो a की वैल्यू हमने रख दी 2r माइनस, क्योंकि यहाँ पर अपने पास कॉर्नर के एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास सीधा हो जाएगा 2r माइनस का क्या क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन ये वैल्यू सॉल्व करें तो आप ज़रा एक बार चेक करिए और ये बताइए कि यहाँ पर 2r माइनस को अगर अपन दोनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन में ले जाते हैं तो कितना आ जाता है। ठीक, 2 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास कट गया 4 पाई आर प्लस का क्यूब, और इसको अपन ने दोनों में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 आर माइनस क्यूब, ठीक, प्लस का 4/3 पाई आर माइनस क्यूब अपॉन 8 आर माइनस क्यूब। ठीक, तो ये अपने पास कट गया, ये हमारे पास 2 बार गया, कितनी बार आ गया अपने पास π/6, तो ये वैल्यू π/6, इसको तो अपन ने लिख दिया आगे। ठीक, अब ये अपने पास कितनी बार, ये अपने पास गया 2 टाइम्स, तो भैया अपने पास कितना हो गया π/2 इंटू आर प्लस अपॉन आर माइनस का क्यूब। क्या हमने आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू बता रखी है, आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू हमने लिखी थी √2 - 1। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू π/6 और ये अपने पास आ जाएगा π/2 इंटू √2 - 1। ठीक है ना, उसका अपने पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, अगर अपन देखें तो अपने पास पाई कितना होता है 22/7 इंटू अपने पास कितना हो गया 6, ये अपने पास 22/7 इंटू 2। ठीक, और ये अपने पास √2 की वैल्यू होती है 1.414 - 1, तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.414 का क्यूब। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगी 0.63। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास नजर आ रहा है, ये ऑप्शन बी। ठीक है, तो 0.63 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। ठीक, अनअटेम्प्टेड हमारे पास 30.56 अपने पास रहे, करेक्ट 13.72, मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है, रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हो गया 55.72। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है ना, मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक, गलती क्या करेंगे, गलती यहाँ पर ये करेंगे जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे उसके अंदर। ठीक, अगर आपने ध्यान से देख लिया कि जो अपने पास कॉर्नर के एनायन है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट, तो उससे हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा a = 2r माइनस। ठीक, और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दे रखा है, कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स CrNH3 6 3+ एंड CuF6 3-। ठीक है ना, इन बोर मैग्नेटॉन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे सबसे पहले क्रोमियम जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर जो क्रोमियम का आया वो आया +3। जब +3 अपने पास नंबर होता है तो यहाँ पर अपने पास हो जाता है 3d3 4s0। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर अपन पेयरिंग की सोचे तो पेयरिंग होगी नहीं होगी, तो पेयरिंग अगर नहीं होगी तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 3, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 3। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, n × n + 2, 3 इंटू अपने पास कितना आ जाएगा 5, तो हमारे पास कितना हो गया √15 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ये जो 15 है, ठीक है, 16 से छोटा है, 16 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना होता है 4, तो भैया 15 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ वैल्यू। तो 3 पॉइंट कुछ वैल्यू अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिख रही है, एक अपने पास दिख रही है सी में, एक दिख रही है हमारे पास किसमें, ए में। ठीक है ना, इन 2 ऑप्शंस में ये वैल्यू नजर आ रही है, तो अपन को कौन कंफर्म करेगा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स कंफर्म करेगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास है वो क्या है, CuFe6 3-। सबसे पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन अगर अपन निकालेंगे तो वो आएगी +3।
अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की आ रही है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यूजुअली 3d10 4s1 हमारे पास होता है। ठीक, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s में से 1 गया और 3d में से कितने गए? 2। 3d में से अगर अपने पास 2 चले गए तो कितना हो जाएगा? 3d8। ठीक, 3d8 अगर हमारे पास है यहाँ पर तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर जो अनपेड होंगे? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे कितने? 2। ठीक है, अब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हो गए तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो हो जाएगा √2 इंटू 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? √8। ठीक, अब √8 की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अगर आप जरा ध्यान दें, यहाँ पर अपने पास क्रोमियम का मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है 3.87 एंड कॉपर का जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है कॉम्प्लेक्स का 2.84 हमारे पास आ रहा है। ठीक, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक, तो यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका एनालिसिस हम देखते हैं। तो एनालिसिस में अगर अपन बात करें कि ये कौन से टॉपिक का था? मैग्नेटिक मूवमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, अनअटेम्प्टेड, काफी कम परसेंटेज इसमें अनअटेम्प्टेड आ गया, तो इसका मतलब साफ है क्वेश्चन इजी था। करेक्ट रिस्पांस सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा करेक्ट रिस्पांस है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन का लेवल आसान था, बच्चे इजीली इसको सॉल्व कर पाए। ठीक, रॉन्ग रिस्पांस 30.51, इसका मतलब अभी भी बच्चों ने इजी क्वेश्चन गलत करा। ठीक, डिफिकल्टी लेवल वो आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब सेक्शन 2 हमारे पास आ गया। इस सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है कि यहाँ पर अपने पास 3 क्वेश्चन स्टेम्स है। ठीक है ना, हर स्टेम के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, जो स्टेम हमें दे रखा है उससे रिलेवेंट हमारे पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फॉर ईच क्वेश्चन, एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द डेजिग्नेटेड प्लेस यूजिंग द माउस एंड द ऑन स्क्रीन वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है ना, वो वैल्यू अपने को यहाँ पर इनपुट करनी होगी। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू हैज द मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट, तो अपने को वहां पर क्या करना है? राउंड ऑफ द वैल्यू टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा अपने को नहीं जाना है। ठीक, आंसर टू ईच क्वेश्चन विल इवैल्यूएट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। फुल मार्क्स अपने को ध्यान रखना है, +2 दे रखा है इफ ओनली द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज एंटर्ड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। 0 मार्क्स, 0 इन ऑल अदर केसेस, बाकी सब केसेस पे 0 आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेम के अंदर अपने को दे रखा है पहला, for the following reaction scheme the percentage yield are given along the arrow। ठीक, ये आपके पास रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के अंदर आपको पहले करना क्या है, आप पहले वो समझ लीजिए। पहले आप यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे, देन इनकी यील्ड के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, आपके पास यहाँ पर दे रखा है क्या? सबसे पहले दे रखा है Mg2C3, ये कार्बाइड है। कार्बाइड के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास ये जो फॉर्मूला है वो प्रोपाइनाइड का है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम प्रोपाइनाइड ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका पहले हाइड्रोलाइसिस कराया, जो प्रोडक्ट बना P उसका अपन ने क्या करा? Hg2+H+ हाइड्रेशन उसका करा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरी साइड अपन ने NNH2 और MeI इससे रिएक्शन कराई। मतलब आपके पास साफ है, एक टर्मिनल एल्काइन बन रहा है, उस टर्मिनल एल्काइन को अपन ने क्या करा? फर्दर हायर मेंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन पे जब हाइड्रेशन होता है तो वहाँ पर एरोमेटाइज वो क्या होता है? वो हमारे पास टॉटोमराइज होता है, और टॉटोमराइज होकर क्या बना लेता है? कीटोन बना लेता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन बना लेता है। यहाँ पर हमारे पास कीटोन बनेगा। फिर यहाँ पर आपके पास जो क्यू बन गया उसका रेड हॉट आयरन ट्यूब से अपन ने करा दिया 873 केल्विन। ठीक है ना, ये क्या करता है? ये एरोमेटाइजेशन का काम करता है और प्रोडक्ट बना देगा R, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा कोई ना कोई। ठीक है ना, अभी उसको बना के देखते हैं। अब यहाँ पर अपने पास जो S बना, इस S को अपन ने BaOH के साथ, मतलब जो अपने पास एल्कली है, बेस है, बेस के साथ अपन ने क्या करा? इसको हीट करा। हीट करने पर अगर बेस के साथ कोई भी अपने पास अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है और अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां पर अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही होगी। ठीक, क्योंकि हीटिंग भी कर रहे हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन तक जाएगी। फिर उसको अपन ने NaOCl यहाँ पर इससे अपन ने रिएक्शन करवा दी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, अगर अल्फा हाइड्रोजन कंटेन होगा या फिर अपन मिथाइल कीटो ग्रुप बोल रहे हैं वो प्रेजेंट होगा तो ठीक, तो वो क्या बनेगा? U। ठीक, अब यहाँ पर अपने से पूछा है कि X ग्राम एंड Y ग्राम आर द मासेस ऑफ R एंड U। तो भाई यहाँ पर R का मास दे रखा है आपको X ग्राम और U का मास अपने को दे रखा है Y ग्राम। ठीक, ये अपने को गिवन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ X। X हमारे पास किसका है? R का मास है X। ठीक, तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, राइट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे पास बनेगा प्रोपाइन।
ठीक है, क्या बनेगा, प्रोपाइन हमारे पास बना। ठीक, अब इस प्रोपाइन की रिएक्शन हमने कराई किससे, MEI और NaNH2। तो इससे रिएक्शन कराने पर ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाने के बाद इस पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये बन गया ब्यूटाइन, ठीक है ना, हायर मेंबर बन गया। अब रेड हॉट आयरन ट्यूब से अगर अपन ने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर कितने ग्रुप है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब 3 हमारे पास मोल रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर, और हर कार्बन पर क्या हो जाएगा, एक एक मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। आप 3 मोल लेंगे, अब इसके अगर आपने 3 मोल लिए तब जाके आपके पास ये कितने मोल मिलेगा, 1 मोल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है R जो है उसका मास आप बता दीजिए, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो बन रहा है यहाँ पर प्रोपाइन, उसका मास देख लीजिए 4 ग्राम दे रखा है, ठीक। तो प्रोपाइन का अगर अपन निकालें मोलर मास, प्रोपाइन का मोलर मास हमारे पास कितना होता है, ज़रा उसको कैलकुलेट करें। कार्बन कितने हैं, 3, तो ये अगर अपन 3 कार्बन है और अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 12 × 3 + 4 कितना हो गया, 36 + 4 40, और 4 ग्राम दे रखा है। तो प्रोपाइन के जो मोल्स आ गए वो कितने आ गए, 0.1 मोल, ठीक। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर P से Q में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास 75% यील्ड है, ठीक है। 1 मोल से कितना, 1 मोल बनता है, लेकिन 1 मोल से 1 मोल तब बनता है जब 100% यील्ड होती। हमें यील्ड कितनी दे रखी है, 75%, 75% यील्ड दे रखी है। इसका मतलब 0.1 का कितना बनेगा यहाँ पर, तो Q का जो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 0.1 का 75% मतलब 3/4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 75% कितना होता है, 3/4 ही होता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.3/4, इतने मोल आ गए। अब जो Q है, Q से R बनेगा हमारे पास, ठीक। जरा इस पे गौर करें, हमारे पास कितने मोल Q लेना पड़ेंगे तब जाके 1 मोल बनेगा, तो 3 मोल Q लेंगे तो जाके 1 मोल R बनेगा, ठीक है ना। यहां पर अगर अपन मेंशन करें 3 मोल अगर हमने लिए Q तो मिला जाके हमें क्या, 1 मोल R, ठीक। तो 1 मोल Q हमें कितना दे देगा, 1/3 मोल, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास कितने मोल है, 0.3/4, ठीक है ना। कितने मोल है हमारे पास, 0.3/4। तो इसको अब नेक्स्ट पेज में अपन करेंगे, तो 0.3/4 मोल Q विल प्रोड्यूस कितना, 1/3 × 0.3/4 मोल R, ये हमारे पास बना, ठीक। लेकिन ये तो तब बनता ना जब इस स्टेप की परसेंटेज की जो यील्ड होती है वो कितनी होती है, 100%। लेकिन हमें यील्ड कितनी दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो 40% दे रखी है। अब 40% अगर दे रखी है तो इसका मतलब कितना बनेगा, 40% बनेगा, मतलब 0.4 अपने पास इसका बनना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितने आ गए, 1/100 मोल किसके आ गए, R के आ गए, ठीक। अब R के आपके पास 1/100 मोल आ गए। हमसे पूछा है कितना, इसका मास, तो सबसे पहले मोलर मास हम निकाल लेते हैं किसका, R का, ठीक। तो भैया उसमें कौन है, बेंजीन है। बेंजीन में हमारे पास हर कार्बन पे क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो पहले तो अपन एक काम करें, पहले तो जो बेंजीन का मोलर मास है वो जोड़ दें, और फिर हमारे पास कितने हैं, 6 अपने पास CH3 ग्रुप है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक CH3 आया होगा, तो भैया वहां पर अपन ने हाइड्रोजन का मास क्योंकि बेंजीन के अंदर ऐड कर रखा है तो वो ले लिया, तो वहां CH3 की जगह हम CH2 का मोलर मास ऐड कर देते। तो 6 × कितना हो जाएगा, CH2 का मोलर मास 14U, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14, ठीक। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 78, तो भैया 6 चौक अपने पास कितना होता है, 24, और 6 एकम अपने पास कितना होता है, 6, और अपने पास कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया वैल्यू, 8 और 4 12, 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 और 1 16, तो 162, ये तो हुआ इसका क्या, मोलर मास। तो वेट ऑफ अपने पास क्या आ जाएगा, R, दैट इज 162 मोलर मास इनटू मोल्स, कितना आ गया, 1/100, तो 1.62 ग्राम्स। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये R का वेट आएगा जिसकी वैल्यू क्या है, X। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर आया 1.62 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका एनालिसिस अपन देख लेते हैं। इसका एनालिसिस की अगर अपन बात करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन, कार्बोनाइल कंपाउंड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
अनअटेम्प्टेड 26.8, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हुआ, वैसे बच्चों ने क्या करा, इसको अटेम्प्ट करना ही बंद कर दिया। करेक्ट रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो 1.59, इसका मतलब बहुत कम बच्चों की एक्यूरेसी यहां पर रही। ठीक है, समझ में आ रही बात। रॉन्ग रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा रॉन्ग रिस्पॉन्स 71.61, राइट। बच्चों के लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। डिफिकल्टी लेवल कहां है? डिफिकल्टी लेवल दो जगह है। पहला, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास अगर रिएक्शन सीक्वेंस पता है तब जाके आप वहां पे फाइनल प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक, तो एक तो डिफिकल्टी क्या होती है कि भाई जो उस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है वो आइडेंटिफाई करना, पहली वो डिफिकल्टी। दूसरी डिफिकल्टी क्या है? दूसरी डिफिकल्टी है जो परसेंटेज यील्ड दे रखी है, हर स्टेप पे अलग अलग यील्ड है। तो अगर आपने एक भी यील्ड को मिस करा तो आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपके पास सही नहीं अमाउंट आएगा उसका। ठीक है, इसीलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन ऑर्गेनिक का, साथ के साथ यहाँ पर अपने पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसके अंदर इंक्लूड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई पूछा है तो वाई के लिए फिर अपन चलते हैं वापस इस स्कीम पर। जरा गौर करें, पी जो आपके पास बना था जिसे अपन ने बोला प्रोपाइन, प्रोपाइन का Hg2+ और H+, इससे अपन ने रिएक्शन कराई तो टॉटोमराइज होके ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा एसीटोन, बना लिया। ये हमारे पास क्या बन गया? S। अब देखो जरा इस चीज पे गौर करें कि भैया यहाँ पे दे रखा 100%, इसका मतलब जितना भी आपके पास प्रोपाइन बना था वो पूरा का पूरा S में कन्वर्ट हो चुका है। 100% यील्ड आपके पास दे रखी है। अब BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस अगर अपन देखेंगे तो ये एक बेस है और यहाँ पर अपने पास ये कार्बोनाइल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ठीक, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है पहले वो बना लेते हैं, मतलब टी अपने को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो इनोलेट आयन बनेगा अपन डायरेक्टली उसको लिख देते हैं, ये हमारे पास इनोलेट आयन बना। ठीक है, अब इसने अटैक कर दिया अपने ही कार्बोनाइल कंपाउंड पर। जब अपने ही कार्बोनाइल कंपाउंड पे ये अटैक करेगा तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? पहले जो कार्बोनाइल था उसको आप लिखेंगे तो ये जो राइट वाला ग्रुप होता है उसको तो हमेशा हम नीचे लिखते हैं, और जो C डबल बॉन्ड O है उसको कर दिया O-, और साथ में यहाँ पर जो इनोलेट आयन था उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या बना? ये तो बना एल्डोल। बट हमें कंडेंसेशन रिएक्शन करवाना है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? हीट, और हीट करेंगे तो भैया यहाँ पर अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पर एल्डिहाइड आपको या कीटोन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना। ठीक, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है टी। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर आपको देखें जरा क्या दे रखा है। टी के बाद आपको दे रखा है NaOCl और इसके यील्ड दे रखी है 80%, दोनों की 80% यील्ड है, जिससे क्या बन रहा है? U। ठीक, अब आप देखो जरा U अपने पास दे रखा है, वो क्या बोल रहा है? डीकलराइजेस बेयर्स रिएजेंट। ठीक है ना, ये कौन सी रिएक्शन है? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या बनता है? ठीक है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन आप कराओ तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपके पास क्या होगा? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ठीक, और साथ में अपने पास मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल कीटो ग्रुप अगर होता है तो आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाती। अब अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी तो आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? बनने वाला प्रोडक्ट आपके पास ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस पूरे ग्रुप को हटाओ, यहाँ पर अपन क्या ला देंगे? OH, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? CCl3, और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक, जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन CaCl3। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास अब ये दो प्रोडक्ट बने यहाँ पर। ठीक, एक तो बना अपने पास क्लोरोफॉर्म और दूसरा बना अपने पास एसिड। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में अपने को स्पेसिफाई कर रखा है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये दे रखा है कि जो U है वो डीकलराइज कर रहा है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट अपने पास क्या होता है? एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 कब डीकलराइज होता है? जब आपके पास वहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, मतलब डबल बॉन्ड हो वहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड किस में है? इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हमारे पास U है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये U है इसका पूछा है क्या? इसका पूछा है यहाँ पर मास। ठीक है ना, कितना बनेगा? अब अपने को क्या दे रखा है कि ये जो हमारे पास बना है यहाँ पर टी, ठीक, उसके जो अपने पास परसेंटेज यील्ड दे रखा है वो दे रखा है 80%। ठीक, फिर जो ये टी से यहाँ पर अपने पास यू बना है उसका भी परसेंटेज यील्ड दे रखा है कितना? 80%। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने से पूछा है कि भाई इसका मास जो है यू का वो बता दीजिए। ठीक,
अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारे पास S बना था, क्योंकि ये S से ही बना है, अगर S हमारे पास 100% कन्वर्जन हो गया था, ठीक, तो हमारे पास कितना था, 0.1 मोल था, ठीक है। 0.1 मोल का 80% यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो आप इस पर जरा गौर करिए, ठीक है। आपके पास 80% बन रहा है, ठीक है। यहां पर आपके पास 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे, तब जाके यहां पर इसका 1 मोल बनता। तो 0.1 मोल अगर होता तो यहां पर कितना बनता, 0.05। 0.05 मोल भी तब बढ़ता जब 100% यील्ड होती, बट यहाँ पे 80% यील्ड दे रखी है। तो अगर 80% यील्ड दे रखी है तो 0.05 का भी कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारे पास यहाँ पर बना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे कि भाई ये हमारे पास कितना बना, अब जो हमारे पास मोल आए टी के, राइट, वो आए थे 0.05 इंटू 0.8, उसका भी 80% मतलब 0.8 ही बना, ठीक है। ये हमारे पास मोल यहाँ पर बने, ठीक। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे पहले तो मोल, और मोल के बाद फिर निकालेंगे उसका मास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेट करें ये वैल्यू को, तो 0.05 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक, तो वो कितना आ जाएगा वैल्यू, ज़रा इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 40 इंटू 8 बटे 100 इंटू 100, ठीक, 8 चौक 32, तो 320 बटे 100 इंटू 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, तो अपने पास कितना आ रहा है, ये 0.032 मोल्स, ठीक है ना। ये तो हमारे पास क्या आया, ये तो हमारे पास आए मोल्स, ठीक। मास हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लें। तो मोलर मास U का कितना आया, तो अगर मोलर मास U का निकाले तो भैया हमारे पास कितने कार्बन हो रहे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 तो कार्बन, तो 5 इंटू 12। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 इंटू 16। और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3 3 6 और 2 8 इंटू 1, ठीक। तो ये हो गया 60, ये हो गया 32 प्लस 8, कितना हो गया, ये 40 प्लस 60, तो ये आ गया 100, ठीक। तो हमारे पास वेट ऑफ जो U आएगा वो कितना आएगा, 0.032 मोल इंटू कितना आया मोलर मास, दैट इज 100, तो ये कितना आ गया 3.2 ग्राम, जिसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, Y के बराबर। तो Y वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3.2 ग्राम, ठीक है। चलो अब इसका एनालिसिस देखते हैं। तो भाई ये जो क्वेश्चन है अनअटेम्प्टेड देख लीजिए, 34.15, करेक्ट रेस्पॉन्स 1.38, अगेन बहुत कम करेक्ट रेस्पॉन्स है, रॉन्ग अपने पास 64.47। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले अपने को प्रोडक्ट बना रहा है एंड देन उसके बाद यील्ड से अपने को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो ये अपने पास काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जेई के अंदर मिल सकते हैं, तो मल्टीपल अपने पास यहाँ पर कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो अपने आप डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को इस टाइम अपने को दे रखा है क्या, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके पास दे रखी है, X सॉलिड गिव्स Y सॉलिड प्लस Z गैस, द प्लॉट ऑफ ln PZ बाय P0 वर्सेस 10⁴ बाय T इज गिवन बिलो इन सॉलिड लाइन। ये सॉलिड लाइन अपने को जो दे रखी है, ये प्लॉट दे रखा है, वेयर PZ इज द प्रेशर इन बार ऑफ द गैस Z एट द टेम्परेचर T एंड P0 इज व्हाट 1 बार। P0 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 बार, ठीक है ना। ये जो प्लॉट है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये पूरी लाइन है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें अपने को y कोऑर्डिनेट्स एक दे रखा है -3, एक दे रखा है -7, और x कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 10 एंड 12। ये 10⁴ बाय T, ये केल्विन इनवर्स, इनके अंदर अपने पास रिलेशन है, राइट। और आपको यहाँ पे एक रिलेशन और दे रखा है D ln K बाय D 1/T बराबर माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपॉन R, राइट, वेयर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज PZ बाय P0। K बराबर अपने को PZ बाय P0 दे रखा है एंड द गैस कांस्टेंट R इज 8.314, ठीक। अब अपने को यहाँ पर बोला है क्या, सबसे पहले बोला है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी H0, ठीक, इन किलोजूल पर मोल फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पर जो रिलेशन आएगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्या, PZ बाय P0, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर अपन रिलेशन निकालते हैं
तो यहाँ पर अपने पास क्या आता है, यहाँ पर अपने पास आता है DLN के बराबर एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी अपन ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन R, ठीक, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू अपने पास किसका हो रहा है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो D1/T ये वैल्यू हमारे पास रिलेशन में गिवन है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल, तो इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ln के, क्योंकि ये वैल्यू अपने पास कांस्टेंट है, तो भैया D अपने पास जो आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करा तो कितना आ जाएगा अपने पास 1/T, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है। अगर इस रिलेशन को अपन देखें तो हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, ln के बराबर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपॉन RT, ठीक, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा S नॉट अपॉन R के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर अब एक चीज़ जो है वो हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है, उस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10⁴ वर्सेस ln के ये ग्राफ हमारे पास है। तो यहाँ पर अपन क्या करें, इस इक्वेशन के अंदर क्यों ना 10⁴ मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर दें, जिससे कि हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। इंटू 1/T हमारे पास चल रहा है डेल्टा S नॉट अपॉन R, ठीक। अब मुझे क्या लेना है, मुझे x एक्सेस पे ये वैल्यू लेना है, तो मेरे पास जो स्लोप हो जाएगा m वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा H नॉट अपॉन 10⁴ R, ये वैल्यू हमारे पास स्लोप की हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप आएगा उसको अगर अपन देखें इस ग्राफ से, इस ग्राफ में अगर अपन देखें तो भैया क्या होता है, स्लोप हमारे पास जो होता है m वो y कोऑर्डिनेट्स अपॉन माइनस, है ना, y कोऑर्डिनेट्स अपॉन x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो भैया अपने पास ये हो गया कितना y2, तो -7 -3 अपॉन x कोऑर्डिनेट, ये कितना हो जाएगा भैया, ये अपने पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 का, ठीक। और जो हमारे पास स्लोप आ रहा है वो आ रहा है क्या, वो आ रहा है हमारे पास माइनस का। अच्छा यहाँ पर अपने पास माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास माइनस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें जी, यहाँ पर अपने पास माइनस था तो ये माइनस हमारे पास यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो m बराबर माइनस का डेल्टा H नॉट अपॉन 10⁴ R, ठीक। जो स्लोप हमारे पास आया वो स्लोप की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये अगर अपन देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है ऊपर कितना 4/2, तो मतलब 2 अपना हमारे पास आ रहा है स्लोप, लेकिन वो क्या आ रही है वैल्यू माइनस की, ठीक। तो डेल्टा H नॉट अगर अपन निकालेंगे यहाँ पर तो वो कितना हो जाएगा 2 × 10⁴ इंटू R की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 8.314, तो 2 × 10⁴, ठीक है, 2 × 10⁴ इंटू 8.314, ठीक है ना, ये जूल के अंदर आ रहा है। अब किलो जूल के अंदर अगर अपन को निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर किलो जूल पर मोल अपने को बोला है, तो यहाँ पर 10⁴ से 10⁻³ ले जाते किलो जूल हो जाएगा, तो हमारे पास 20 × 8.314 किलो जूल पर मोल ये आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 2, ये 6 और ये अपने पास 16, और अपने पास यहाँ पर आ गया डेसिमल, ठीक है ना, इनटू हमारे पास क्या बचा ये, ठीक। तो 166.28 अपने पास आ गया किलो जूल पर मोल, ठीक। तो सबसे पहले अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 166.28 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन अगर अपन देखें इस सिस्टम के अंदर, तो भैया इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेट्स ऑफ मैटर का भी यूज हो रहा है और इक्विलिब्रियम का भी यूज हो रहा है और थर्मोडायनेमिक्स भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। अनअटेम्प्टेड हमारे पास इतने रहे, करेक्ट रेस्पॉन्स फिर भी थोड़े ज़्यादा हैं और रॉन्ग रेस्पॉन्स पहले से कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब क्वेश्चन लोगों ने ढंग से पढ़ा, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ढंग से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, सॉल्व करने की कोशिश करी, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पर फिर भी बच्चों ने इसको सही अटेम्प्ट करा, ये अपने पास ये साबित करता है कि भैया डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप अगर ध्यान से करेंगे, केयरफुल करेंगे तो वो सही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेल्टा एस नॉट यहाँ पर अपने से पूछा गया है, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल में फॉर द गिवन रिएक्शन एट 10,000 केल्विन के ऊपर अपने से पूछा गया है, ठीक है ना। तो अपन देखें जरा इक्वेशन जो अपन ने बनाई थी, ln के बराबर अपने पास क्या था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपॉन टी, राइट, यहाँ पर आर भी था और साथ में हमारे पास क्या था, इंटरसेप्ट। जो हमने कंपेयर करा वो क्या था, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, और साथ में हमारे पास क्या था, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, ठीक है ना। तो हमें इंटरसेप्ट को यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ठीक।
मान लीजिए कोई सा भी है कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं, तो ln की वैल्यू अपन ने मान लीजिए कितनी है, -3 ले लिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास था स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही थी, स्लोप हमारे पास आ रहा था -2, ठीक। और ऊपर अपने पास 10⁴ था, और टेम्परेचर जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है ना। ये अपने पास डेल्टा एस नॉट अपॉन आर के भी बराबर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर बचा ऊपर 10 इंटू अपने पास 2 कितना हो गया, -20, उधर ले जाए तो भैया प्लस का हो जाएगा 20, तो माइनस अपने पास 3 प्लस का 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, डेल्टा एस नॉट बराबर हमारे पास आ गया 17R, ये प्लस का आ गया। अब अगर अपन आर की वैल्यू रख दें, राइट, 8.314, ठीक है, जूल पर मोल, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी पर केल्विन में, ठीक है ना। तो वो कितनी आ जाएगी, 141.34, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। तो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये, ठीक है ना, दैट इज 141.34 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। इसमें एक और अपने पास क्वेश्चन स्टेम दे रखा है। अब इसके अंदर क्या आपने कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अपन देख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट, 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अपने को दे रखा है, राइट। उसको अपन ने सॉल्यूशन नाम दिया ए, इज x डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इस सॉल्यूशन का x डिग्री सेल्सियस। टू दिस सॉल्यूशन A एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड, है ना। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अपन ने ऐड करा इसी सॉल्यूशन A के अंदर, राइट, और इक्वल वॉल्यूम ऐड कराया उसका, टू मेक अ न्यू सॉल्यूशन B। The difference in the boiling point of the water in the two solution A and B is y into 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस, राइट। आपको बॉइलिंग पॉइंट A और B इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो आपको दे रखा है y into 10⁻² डिग्री सेल्सियस। अब क्या दे रखा है, assume the densities of the solution A and B are same as that of water and the soluble salt dissociate completely। जो soluble salt है वो completely dissociate होगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो अपने को दे रखा है Kb, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 केल्विन kg पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस अपने को दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन अपने से पूछा क्या गया है। पहले पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। द वैल्यू ऑफ x इज, आपको यहां पर जो सॉल्यूशन A दे रखा है वो अपने पास 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है AgNO3 का, ठीक है। अब अगर AgNO3 का सॉल्यूशन है तो ये तो सॉल्युबल होता है, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो यहाँ पर अपने पास ये 0.1 मोलल था, तो ये अपने पास कितना मिलेगा 0.1, ये कितना मिलेगा 0.1, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा I इंटू KB इंटू M, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मोलालिटी अपने पास सॉल्यूशन की दे रखी है 0.1 मोलल, ठीक है, और KB की वैल्यू हमारे पास पहले ही बता रखी है दैट इज 0.5, ठीक है। और यहाँ पर I जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, I की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, I की वैल्यू हम लेते हैं 1 + n-1 इंटू अल्फा, राइट। क्योंकि आपके पास बोल रखा है जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, और कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू यहाँ पर अपन को लेना पड़ेगी 2 क्योंकि अपने पास 2 आयन बन रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी I की वैल्यू सीधा सीधा 2, ठीक है ना। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो भैया जितना अपने पास n होता है उतना ही I की वैल्यू आ जाती है। तो डेल्टा DB की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डेल्टा DB हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 0.1, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा DB हो गया 0.1। अब डेल्टा DB आपके पास 0.1 हो गया तो TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन A वो कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन A का बॉइलिंग पॉइंट हम निकालें तो 100 में अपन को क्या ऐड करना पड़ेगा, ये 0.1 ऐड करना पड़ेगा, तो 100.1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास x की, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन A हमें क्या बोला था x, तो 100.1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन स्टेम का होगा, ठीक है। अब अगर इसके बात करें एनालिसिस की, तो कंसेप्ट अपने पास कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये एक टॉपिक है, ठीक है ना। अनअटेम्प्टेड बहुत ज्यादा नहीं रहे, है ना। करेक्ट रेस्पॉन्स 19.32, तो करेक्ट रेस्पॉन्स हमारे पास 19.32
ये इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब अपने पास जो क्वेश्चन था आसान होने के बावजूद भी बच्चों ने क्या करा, इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। ठीक है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 63.3, मतलब अगेन जल्दबाजी बच्चों ने करी है, इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ, अदरवाइज गलत होने का कोई चांस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, डायरेक्ट अपने पास जो सिंपल क्वेश्चन हम करते हैं उसी में से एक क्वेश्चन ही हमारे पास है। ठीक है ना, डिफिकल्टी कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट है ना, और आइडल टाइम 3 to 4 मिनट। ठीक, ये मोर देन सफिशिएंट होता है, राइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ द वाई इज, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वाई क्या था हमसे, वाई हमसे पूछा है कि डेल्टा TB2 जो नया अपने पास सॉल्यूशन बना है और डेल्टा TB1, ठीक है ना, इनमें डिफरेंस, राइट, या तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ले लो या फिर जो अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस आप ले लीजिए, बात एक ही है। ये वैल्यू दे रखी है y × 10⁻² डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास y पूछा गया। ठीक, अब आप देखो, आपने मिक्स करा AgNO3 और BaCl2 को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्योंकि इक्वल वॉल्यूम बोला है, अगर इक्वल वॉल्यूम बोला है तो इसकी जो मोलालिटी है वो कितनी हो जाएगी 0.05, इसकी भी कितनी हो जाएगी 0.05, सीधा सीधा कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर अब Ag+ अपने पास कितना है, Ag+ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05। ठीक, अपने पास Cl- वो कितना आएगा, यहाँ से अपन निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा। Ba2+ अपने पास कितना आएगा, Ba2+ अपने पास आ जाएगा 0.05 और NO3- वो कितना आएगा, वो आएगा 0.05। ठीक, अब आप देख लीजिए हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है वो किसका है, AgNO3 जब रिएक्ट कर रहा है BaCl2 से तो प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो बनेगा AgCl और BaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये प्रेसिपिटेट है। तो भाई यहाँ पर अपने पास अगर ये प्रेसिपिटेट है तो आपके पास Ag+ और Cl- वही डिसाइड करेंगे कितना प्रेसिपिटेट बनेगा। तो Ag+ और Cl- में हमारे पास Lr कौन है, Ag+, मतलब ये तो पूरा गया सॉल्यूशन से। ठीक है, Cl- कितना जाएगा भाई, आपको देख लो स्टाइकियोमेट्री 1:1 है, इसका मतलब अगर आपके पास 0.05 मोल Ag+ जा रहा है तो Cl- भी उतना जाएगा। तो Cl- सॉल्यूशन में बचा कितना, तो 0.05 मोल बचा, जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा वो सॉल्यूशन में बचेगा नहीं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर अपन निकालें कि टोटल मोलालिटी या टोटल कंसंट्रेशन कितनी है तो वो अपने पास 0.15 मोलल हो जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, तो मोलालिटी अपने पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में इतनी आ रही है। अब डेल्टा TB2 अगर अपन निकाले हैं तो वो कितना हो जाएगा, आई को अपने को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि सीधा अपन ने मोलालिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में निकाल ली। तो KB अपने पास आ जाएगा 0.5, ये अपने पास आ जाएगा 0.15, तो डेल्टा TB2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.075 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये डेल्टा TB2 हो गया। अब आप क्या निकाल लो, डेल्टा TB2 माइनस डेल्टा TB1 माइनस डेल्टा TB2। ठीक है ना, क्योंकि पहला वाला जो हमारे पास था सॉल्यूशन, ठीक है ना, उतना अपने पास जो वैल्यू आई वो ज़्यादा आई थी। ठीक है ना, दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास कम आई है। तो चाहे आप दोनों का डिफरेंस कैसे भी निकाल लीजिए, आपको तो केवल और केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना, मोड निकालना है। ठीक है ना, तो 0.1 माइनस 0.075। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.025 यही आएगा हमारे पास, जिसको अगर अपन किसके फॉर्मेट में लिखेंगे 10⁻⁻² के, तो ये अपने पास आ जाएगा 2.5 × 10⁻²। ठीक है, तो अगर अपने से पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2.5। ठीक है ना, ये y की वैल्यू हमारे पास हुई। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो काफी अच्छा था, तो इसका एनालिसिस पे अपन चलते हैं। एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो वही अपने पास सेम कॉन्सेप्ट यूज करा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमारे पास क्वेश्चन है। अनअटेम्प्टेड यहाँ पर बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर अपने पास स्टाइकियोमेट्री भी यूज हो रही है और स्टाइकियोमेट्री के साथ साथ आपके पास जो डेल्टा TB का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज हो रहा है, तो दोनों चीजें यूज होंगी, साथ में डाइल्यूशन अपने पास यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अगर ये सारी चीजें नहीं पता तो वहां पे क्वेश्चन के गलत होने की संभावना होती है। करेक्ट रिस्पॉन्स इसीलिए यहाँ पे कम हो गए, ठीक, और रॉन्ग का नंबर अपने पास इसीलिए बढ़ गया। तो कंसेप्चुअल काफी अपने पास ये अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, वही 3 to 4 मिनट्स अपने को इसको रिक्वायर्ड होंगे देने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं। अब देखो ये सेक्शन नंबर 3 अपने पास है, क्या बोल रखा है कि यहाँ पर अपने पास 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चन हैज द 4 ऑप्शन A B C एंड D
वन और मोर देन वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मतलब एक से ज्यादा आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पर चारों ऑप्शंस को बहुत केयरफुली चेक करना होगा, राइट। हर एक को पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दे रखा है, ये डी ग्लूकोज दे रखा है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है HNO3 से, ठीक है ना। अब HNO3 से रिएक्शन कराने पर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपके पास ये एल्डिहाइड है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो आपके पास अल्कोहल होता है नीचे वो भी आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ग्रुप्स आपके पास एज इट इज बने रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की कंडीशन आ गई। अब बोल रहा है इसका जो अपने पास अल्फा जो दे रखा है, मतलब स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, वो दे रखा है अपने को कितना, 52.7 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच ऑन रिएक्शन विद द HNO3 विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग द डिग्री ऑफ रोटेशन अल्फा इज -52.7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -52.7 डिग्री। तो -52.7 डिग्री आपके पास स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होना चाहिए प्रोडक्ट का। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 52.7 है, ठीक है ना। तो -52.7 किसका होगा पहले तो ये पता करें। तो इसका जो एनाइंसोमर होगा, एनाइंसोमर मतलब आइसोमर, ठीक है। तो इसका जो आइसोमर होगा हमारे पास, जो मिरर इमेज हमारे पास बनाएगा, ठीक है ना, वो कौन होगा, वो होगा OH H OH OH, ठीक है ना। ये हमारे पास H आ जाएगा, ये OH, ये H, ये H। इसका जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस का 52.7 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें ये प्रोडक्ट चेक करना है ये किन में बनेगा, ठीक है ना। तो अपन चेक करें इसको जरा। चलो पहला अपने पास ऑप्शन आ रहा है ये। तो अपन ने जब इसकी HNO3 से रिएक्शन कराई तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट बना दो। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन गए आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इन ग्रुप्स को एज इट इज पोजीशन पे रख दे, HH। अब अपने पास HH OH OH, ठीक। अब ए तो अगर अपन देखें तो सीधा सीधा अपन डिनाई कर सकते हैं, भले आप इसको 180 डिग्री पर रोटेट भी करके देख लेंगे तो भी आपके पास नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप आ रहा है उसमें आप देखो जरा OH और H, ठीक है ना, एक साइड आ रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो आ रहे हैं उसमें HH दोनों एक साइड आ रहे हैं, OH OH दोनों एक साइड आ रहे हैं। तो ए तो कैसे भी नहीं हो सकता, तो ये तो सीधा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर अपन बी को चेक करें तो बी हमारे पास अगर अपन ने रिएक्शन कराई तो आपके पास क्या बना, यहां पर ऑक्सीडाइज करके सैक्रिक एसिड तो बन गया, ये OH H, ये H OH H OH OH H, ठीक। तो अब यहां पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लग तो रही है, चेक कर लेते हैं एक बार। लेकिन अगर अपन अभी देखेंगे तो भैया कंपैरिजन नहीं आ पा रहा, क्योंकि ऊपर अपने पास था लेफ्ट में OH और फिर था H, फिर OH OH था, ठीक है। तो अगर अपन इसको रोटेट भी करेंगे, राइट, मान लीजिए अगर अपन ने 180 डिग्री पर इसको रोटेट करा तो 180 डिग्री पर भी आप अगर रोटेट करेंगे तो आपके पास जो OH OH है वो कहाँ जाएगा, वो राइट साइड में आ जाएगा। जबकि हमें OH OH कहाँ चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड में। तो बनेगा तो फिर भी नहीं, फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए ज़रूर चेक कर लीजिए। तो हमने अगर 180 डिग्री पर इसको रोटेट करा तो बताओ ज़रा ये सारे ग्रुप्स कहाँ पहुँच जाएंगे, उधर। तो H आ गया, OH आ गया, फिर आ गया H H, और ये सारे इधर आ जाएंगे, इधर आ गया OH, फिर आ जाएगा H, और फिर आ जाएगा OH OH। अब आप देख लो कंपेयर करके क्या कहीं से कहीं तक अपने को मैच मिल रहा है OH H OH OH, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है H OH H H, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन को अगर अपन ने ऑक्सीडाइज करा तो आपके पास दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया। अब इधर बना OH H OH OH, यहाँ पर H OH H H। तो एक चीज़ तो पॉसिबिलिटी तो नज़र आ रही है कि भैया हमारे पास OH H OH OH चाहिए था, और क्या एग्जैक्टली वही बन रहा है क्या, आप ज़रा चेक कर लो। तो आप कंपेयर करेंगे तो भैया OH H OH OH यही मिल रहा है हमने, तो भैया यही मिल रहा है। तो इसका मतलब सी तो डायरेक्टली हमारे पास वही प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये करेक्ट हो गया एक तो, ठीक। फिर अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया, फिर इधर आ रहा है H H OH H, तो इधर आएगा OH OH H OH। अब आप खुद बताओ, अगर मैंने इसको 180 डिग्री पर रोटेट करा तो मुझे बताओ ये सारे ग्रुप पहुंच जाएंगे लेफ्ट में और वो सारे आ जाएंगे राइट में घूम के। तो आपके पास क्या एग्जैक्टली वही फॉर्म बन रही है क्या जो हमें चाहिए थी, बिल्कुल वही बन रही है। देख लो ज़रा, ऊपर हो गया OH, फिर H, फिर OH, फिर OH, ठीक है। और इधर क्या आ गया H OH H H। इसका मतलब
ये भी हमारे पास तो सेम ही बना रहा है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट अपने पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, चलो एनालिसिस चेक करें। तो एनालिसिस में अपने पास ये बायोमोलिक्यूल और ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो कि काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। अनअटेम्प्टेड काफी ज्यादा हो गया 48.2, ठीक है ना, ये यही इंडिकेट करता है, तो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। करेक्ट रिस्पॉन्स काफी कम हो गए, रॉन्ग रिस्पॉन्स काफी ज्यादा हो गए, तो भैया आपने को ये पता लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है ना। टाइम टेकिंग है, अगर इस क्वेश्चन को आपने टाइम दिया तो आप सॉल्व कर पाएंगे, जल्दबाजी करी तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। डिफिकल्टी लेवल अगेन मॉडरेट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसको बोलना नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर अपने को स्टीरियो आइसोमर का आइडिया है तो अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अपने को क्या बोल रखा है, द रिएक्शन ऑफ Q विद PHSNA yield an organic compound major product that gives the positive carriers test on the treatment with the Na2O2 followed by the addition of BaCl2. The correct option for Q is, आप जब यहां पर PHSNA इससे आप रिएक्शन कराएंगे तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा आपको, वो पॉजिटिव कैरियर्स टेस्ट देता है, ठीक है। कैरियर्स टेस्ट देने का मतलब आपके पास वहां पे सल्फर का टेस्ट आपको देगा, ठीक है। अब सल्फर का टेस्ट हमारे पास कौन दे सकता है, तो कुल मिला के पहले यहां पर अपने को कराना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है, ठीक है ना। या तो डाइजोनियम सॉल्ट है तो उससे करवा सकते हैं, और अगर डाइजोनियम सॉल्ट नहीं है तो आपके पास बेंजीन पर एक बढ़िया लिविंग ग्रुप, उसके साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए उसके ऑर्थो या पैरा पर। अगर ऑर्थो या पैरा पर अपने पास विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तभी पोलैरिटी डेवलप होगी। जैसे कि यहाँ पर है NO2, अपने पास नाइट्रो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये ऑर्थो एंड पैरा पर है, तो ऑर्थो और पैरा पर है तो यहाँ पर ये अपने पास आराम से हट सकता है। अगर आराम से हट सकता है तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अगर ये सब्स्टिट्यूट हो गया तो यहाँ पर आपके पास सल्फर का टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, तो ए ऑप्शन तो हमारे पास ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब अगर अपन देखें यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन, लेकिन इसके अपने पास कौन सी पोजीशन पर ये ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये मेटा पोजीशन है। अगर ये मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो मेटा पर तो NO2 अपने पास -M लगाएगा नहीं, वो कौन सा लगाएगा, वो -I लगाएगा। अब -I इतना डोमिनेंट नहीं होता कि वहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, तो इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर निकलना मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, और अगर इससे रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट बना, राइट, वो तो कहीं से कहीं तक कैरियर टेस्ट देगा ही नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक। थर्ड ऑप्शन में अगर अपन देखें तो भाई यहाँ पर अपने पास अगर Br से आप रिएक्शन करवाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगेन NO2 कौन से पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे आ रहा है। अगर मेटा पोजीशन पे आ रहा है तो भैया ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो फिर वो टेस्ट देगा भी नहीं, ठीक। तो इसीलिए हमारे पास सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। डी में अगर अपन देखें तो भैया यहाँ पर अपने पास आराम से कार्बोकेटायन बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अपने पास इजीली ये ग्रुप यहाँ पे निकल सकता है, ठीक है, राइट, क्योंकि ये अपने पास बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इजीली यहाँ पे निकल जाएगा, तो इसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए ये हमारे पास प्रोडक्ट बना पाएगा, ठीक है, और इसीलिए ये हमारे पास कैरियर्स टेस्ट दे पाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारे पास कौन कौन से, ए एंड डी, ये दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके एनालिसिस का, ठीक। तो अनअटेम्प्टेड काफ़ी ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, ठीक। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस का आपको स्टडी का आइडिया नहीं है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी चाहिए, राइट, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। करेक्ट रिस्पॉन्स बहुत कम है, रॉन्ग रिस्पॉन्स ज़्यादा है, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा सर आपने तो है ना बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर वो पता है देन इट विल बी इजी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालिसिस इस क्वेश्चन का बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉलॉइड्स इज और आर। कॉलॉइड के रेस्पेक्ट में अपने से पूछा है, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग अ कॉलॉइडल सोल बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रेसिपिटेशन करवाते हैं किसी भी सोल का तो उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, ठीक। पेप्टाइजेशन की तो कहानी अलग है। पेप्टाइजेशन तो क्या करता है, जो प्रेसिपिटेट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, सोल के अंदर, ठीक। तो ये तो पहला तो ऑप्शन जो हो गया वो तो बिल्कुल गलत हो गया, हमसे करेक्ट पूछा है तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन, कोलॉइडल सोल
solution freezes at higher temperature than the true solution at the same concentration। बिल्कुल सही है। अगर अपन बात करेंगे कोलोइडल सोल, तो इनके लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? हायर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कोलोइडल अगर अपन सोल की बात करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहेगी, ठीक है ना, इनके लिए कम रहेगी, ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज्यादा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब उसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी एफ की अगर मैं बात करूं, डेल्टा टी एफ एक कोलोइडल के लिए हो गया और डेल्टा टी एफ एक ट्रू सॉल्यूशन के लिए हो गया, तो वो किसका ज्यादा रहेगा? वो ऑब्वियस सी बात है, किसका ज्यादा रहेगा? वो रहेगा ट्रू सॉल्यूशन का। अगर अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, कोलोइड का ज्यादा रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, सर्फेक्टेंट्स फॉर्म मिसेल अबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एंड सीएमसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सर्फेक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? जो अपने पास डिटर्जेंट होते हैं उनको अपन सर्फेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये अपने पास एसोसिएट कोलोइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसोसिएट कोलोइड्स। लेकिन वो तभी बनेंगे जब ये एक मिनिमम कंसंट्रेशन, जिसे अपन बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है तभी जाके अपने पास कोलोइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उस कोलोइड को ही अपन नाम देते हैं क्या? मिसेल, राइट। और ये जो टेम्परेचर होता है जिस पर अपने पास सीएमसी आ जाता है या फिर सीएमसी अपने पास मिसेल का फॉर्मेशन करता है, इस टेम्परेचर को नाम देते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर अपने पास ये होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। डी ऑप्शन आपको दे रखा है मिसेल्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड, तो ये बिल्कुल गलत है। मिसेल जो होते हैं दे आर एसोसिएट कोलोइड, ठीक है। ये एसोसिएट कोलोइड्स होते हैं क्योंकि जब आपके पास एक मिनिमम कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की रहती है तो ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रहते हैं, तो दैट टाइम दे डू नॉट बिहेव एज अ कोलोइड। जब आप एक सीएमसी मतलब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे लेके आते हैं तब जाके ये एसोसिएट होते हैं, एक साथ गैदर होते हैं, तब जाके मिसेल का फॉर्मेशन होता है जो कि कोलोइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये अपने पास गलत है। तो हमारे पास यहाँ पर बी एंड सी ये करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके एनालिसिस की। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में सरफेस केमिस्ट्री से आया हुआ है, ठीक। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हमारे पास 21.3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपने कोलोइड्स पढ़े हैं और उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसके बाद भी अनअटेम्प्टेड इतने आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों का टेम्परामेंट एग्जाम के अंदर थोड़ा सा घबराने वाला है, वो डर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट रिस्पॉन्स काफी कम आ रहे हैं। अब आप सोचिए इजी क्वेश्चन में भी करेक्ट रिस्पॉन्स अगर इतने आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास एग्जाम टेम्परामेंट को सही करने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर वो आपने कर लिया तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रॉन्ग रिस्पॉन्स काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा रॉन्ग रिस्पॉन्स, जबकि अपने पास डिफिकल्टी लेवल कितना था? इजी, राइट। और आप देख लीजिए 2 से 3 मिनट, मतलब ये मोर देन सफिशिएंट है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस होता है क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है क्या? एन आइडियल गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। पहली स्टेट जो 1 से 2 पे जा रहा है वो अपने पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। फॉलोड बाय अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 3, ठीक है। पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन था, दूसरा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है 2 to 3, ठीक है। चलो, द करेक्ट प्लॉट रिप्रेजेंटिंग द चेंज फ्रॉम अ स्टेट 1 to 3 इज और आर, ठीक। चलो गौर करते हैं। पहला वाला जो ग्राफ हमारे पास दे रखा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना। अगर मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल की बात करूंगा तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर अपने पास आइसोथर्मल के अंदर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ आता है उस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो स्लोप होता है वो कुछ ऐसा ही आएगा, और जो अपने पास एडियाबैटिक अपने पास होता है एक्सपेंशन रिवर्सिबल उसका भी ग्राफ लगभग ऐसा ही होता है, सेम ही होता है ना। बट दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? स्लोप का, ठीक है ना। क्योंकि एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन में हमारे पास जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, और अगर नेगेटिव वर्क होगा तो ऑटोमेटिकली अपने पास यहाँ पर कम नेगेटिव जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव जाएगा 1 से 2 में, ठीक है ना। ओ सॉरी 2 से 3 में ज़्यादा नेगेटिव जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अपने पास जो स्लोप आ रहा है इसमें लेस नेगेटिव आ रहा है, इसमें ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रखा है P वर्सेस T, है ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो फर्स्ट
से सेकंड में जब अपन आ रहे हैं, है ना, 1 से 2 अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, साथ के साथ एंथैल्पी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है, और प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, ठीक है। ये सारी कहानी हमारे पास चलेगी किसमें, 1 से 2 में, ठीक। एंट्रोपी क्या हो रही होगी, एंट्रोपी की बात करते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो भैया एंट्रोपी क्या हो रही होगी, एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और किस किस के बीच में ग्राफ दे रखा है वो अपन देख लेते हैं, ठीक। फिर सेकंड से थर्ड में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड से थर्ड में अपने पास एडियाबेटिक दे रखा है, एडियाबेटिक रिवर्सेबल, ठीक है। अब अगर एडियाबेटिक दे रखा है और एक्सपेंशन दे रखा है, ये गौर करें, एक्सपेंशन है, ठीक, तो प्रेशर अपने पास कम होगा, वॉल्यूम अपने पास ज़्यादा होगा, ठीक है, साथ के साथ टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन अपने पास बाय द गैस होता है, तो वहाँ पर अपने पास इंटरनल एनर्जी खुद की यूज़ करना पड़ती है, इसलिए नेगेटिव अपने पास टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है ना, तो टेम्परेचर कम होगा। एंथैल्पी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और क्योंकि एडियाबेटिक है तो भैया अपने पास ये रहेगी एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब अपन बात कर ले सेकंड ग्राफ की। सेकंड ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 अगर अपन बात करें, 1 से 2 तक अपने पास क्या टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही है। 2 से 3 में अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, साथ के साथ प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, तो 1 से 2 में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 2 से 3 में हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी सही ग्राफ है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले पे, सी वाले में ऑप्शन में हमारे पास एच और एस के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो अगर अपन बात करें पहले से दूसरे में आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देख लीजिए आइसोथर्मल में एंथैल्पी अपने पास कांस्टेंट है लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो आप चेक कर लीजिए एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब 2 से 3 में एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होते हुए बता रहे हैं, जबकि हमारे पास 2 से 3 में जो एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया। एंट्रोपी भले ही आपके पास यहाँ पर अगर एंट्रोपी देखेंगे वो कांस्टेंट चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज होना चाहिए, जबकि उन्होंने इंक्रीज कर रखा तो वो गलत है, ठीक। अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ये दे रखा है आपको। अगर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी दे रखा है तो आप बताओ 1 से 2 तक आपके पास आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, तो बिल्कुल कांस्टेंट रहा, बट एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है, तो ये सही है 1 से 2 वाला। तो सेकंड से थर्ड वाले में अपने पास टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्या हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और साथ के साथ एंट्रोपी बनी हुई है कांस्टेंट, तो एंट्रोपी कांस्टेंट बनी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ए बी डी ये अपने पास क्या है यहाँ पर करेक्ट, और सी हमारे पास क्या है इनकरेक्ट। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके एनालिसिस की। पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास यूज हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स का यूज हो रहा है। अनअटेम्प्टेड अपने पास 22.36 है, क्योंकि बच्चों ने देखते ही सोच लिया होगा ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, हमसे तो इजीली होगा ही नहीं, ठीक है ना, पहले ही उन्होंने छोड़ दिया, ठीक। बट करेक्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर बढ़ गया, रॉन्ग रिस्पॉन्स हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग रिस्पॉन्स हमारे पास पहले से कम हो गया, मॉडरेट लेवल था और अपने पास आइडियल टाइम 2 to 3 मिनट था, ठीक है ना। ये मॉडरेट होने के बावजूद भी बच्चे इसको जो करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए वो ज़्यादा कर पाए। रीज़न क्या रहा इसका, क्योंकि उन्होंने एक एक ग्राफ को केयरफुली देखा, इसलिए वो अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। तो ग्राफ अगर आप केयरफुली देख रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर्ली उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट, अदरवाइज जल्दबाजी कर दी तो गलत क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। अब आपको क्या बोल रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन चलता है उसमें अपने से पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बोल रखा है मिक्सचर ऑफ पीबीएस एंड पीबीओ अंडरगो द सेल्फ रिडक्शन टू प्रोड्यूस द पीबी एंड SO2, बिल्कुल सही बात है। पीबीएस को जब आप पीबीओ के साथ गर्म करते हैं तो ये सेल्फ रिडक्शन पीबी प्लस SO2 इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये सेल्फ रिडक्शन होता है, राइट, और पीबी बनता है यहाँ पर, SO2 यहाँ पर अपने पास बनता है, जो कि सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगला अपने को दे रखा है इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर पायराइट सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस द कॉपर सिलिकेट। जरा गौर करो, सिलिका इज एडेड, हाँ ऐड करते हैं कॉपर के एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है हमारे पास, टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट, ये गलत हो गया, ठीक। आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो कॉपर मेड बनता है उसमें Cu2S और FeS होता है, ये होता है माइनर।
अब ये माइनर होगा हमारे पास, तो ये अपने पास ऑक्सीजन से जब अपन ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी तो वहां पर FeO बनता है और SO2 बनता है। ठीक है, ये आपके पास FeO बन गया। ठीक, ये FeO जो है वो रिएक्ट करता है सिलिका से SiO2 से और बना लेता है FeSiO3 जिसको बोलते हैं हम स्लैग। ये स्लैग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, ये स्लैग क्या होता है, जो इम्प्योरिटी से कंबाइन होके जो हमारे पास फ्लक्स जो था है ना, ये फ्लक्स कहलाता है सिलिका यहाँ पर, राइट। तो ये जो अपने पास फ्लक्स था वो इम्प्योरिटी से कंबाइन होके कंपाउंड बनाता है जिसको हम स्लैग बोलते हैं। स्लैग की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, तो वो फ्लोट कर रहा होता है मोल्टन मेटल पे। ठीक है ना, जिसको अपन क्या कर लेते हैं, इजीली सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कॉपर सिलिकेट नहीं बनता है, यहाँ पर अपने पास बनता है आयरन सिलिकेट। ठीक है ना, FeSiO3। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत। थर्ड अपने पास देखते हैं, partial oxidation of sulfide ore of copper by roasting followed by the self reduction process produces blister copper। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसमें देखेंगे, आपके पास सबसे पहले पार्शियल रोस्टिंग होती है Cu2S। ठीक है, आपने उसको क्या करा, आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करी तो आपके पास Cu2O और SO2 बन गया। ठीक है ना, तो आप तब तक यहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, आप ऑक्सीजन का ब्लास्ट करवाते हैं कुल मिला के वहां पर, राइट। जिससे कि क्या होता है, जिससे कि वहां पर अपने पास आपका जो सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड, वो कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड में क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको अपन बोलेंगे। ठीक, अब जब तक अपन ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई करते रहते, जब तक कि अपने पास ये जो कॉपर मेट था वो 2/3 ऑफ ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है ना, क्या होगा इससे, उसके बाद ये सेल्फ रिडक्शन शुरू कर देंगे। अब ये सेल्फ रिडक्शन शुरू कर देंगे तो यहां पर अपने पास कॉपर मेटल मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा आपके पास। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है Cu2S जब O2 से कंबाइन होता है तो CuSO4 बना लेता है। ठीक है ना, ये अपने पास ऑक्सीडाइज होकर CuSO4 भी बनाएगा। तो CuSO4 जो है वो भी Cu2O से कंबाइन होता है, Cu2S से कंबाइन होता है सॉरी, और वहां पर कॉपर मेटल बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहां पर एक बार कॉपर ऑक्साइड बन गई तो फिर वहां पे सेल्फ रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, राइट। और यही हमारे पास स्टेटमेंट है। देखो, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फाइड और ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग में अपने पास क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और फिर उसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूस ए ब्लिस्टर कॉपर। अब ब्लिस्टर कॉपर का मतलब क्या हुआ, है ना, आपके पास यहाँ पे जो कॉपर बन रहा है, ये जो कॉपर बन रहा है ये मोल्टन स्टेट में होता है, इसको अपन बड़े से कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, अब बड़े से कंटेनर के अंदर जब आपने उसको डाल दिया तो ये मोल्टन स्टेट में है। अब ये मोल्टन स्टेट में जो होगा, यहां पर अपने पास जो डिसॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है वो एस्केप होती है। ठीक है, अब जब वो एस्केप होगी तो वहां पे बबल बनेगा, पहले बबल बनेगा, वो बर्स्ट होगा। जब बबल बर्स्ट होता है तो वहां पर कैसा दिखता है, वो ब्लिस्टर की तरह नजर आता है। ब्लिस्टर का मतलब जानते हैं, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला। ठीक है ना, तो जैसे हमारे हाथ में छाला हो जाता है कभी कभी अपने जलने से, ठीक है, वैसा ही वो ब्लिस्टर मतलब छाले के अंदर एक गड्ढा सा अपने पास हो जाता है, वही अपने पास वहां पे गड्ढे नजर आ रहे हैं, उसे ही बोलते हैं अपन ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब डी अपने को दे रखा है क्या, इन अ साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम NaAuCN। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। अगर आप यहाँ पर NaAuCN होल ट्वाइस इसकी जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास जिंक जो होता है वो गोल्ड को सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर Na2ZnCN होल 4 ये बनता है और गोल्ड मेटल आपके पास प्रेसिपिटेट हो जाता है, राइट। ये साइनाइड प्रोसेस की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये अगर अपन से पूछा जाए क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही हमारे पास स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट डी भी सही है। ठीक है, अब चलिए एनालिसिस की बात करते हैं इसकी। तो भैया अपने पास मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा था, अनअटेम्प्टेड 22.1, करेक्ट रिस्पॉन्स ज्यादा हो गया, मतलब साफ है, आसान था, अगर याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। डिफिकल्टी लेवल अपने पास मॉडरेट है और रॉन्ग अटेम्प्टेड 28.7, मतलब कम रॉन्ग अपने पास हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, आइडियल टाइम 3 to 4 मिनट अपने पास यहाँ पर होता है और लेवल ऑफ कैलकुलेशन वो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एनालिसिस इस क्वेश्चन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अपने को दे रखा है मिक्सचर ऑफ द टू सॉल्ट्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एस विच गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। ये एक सॉल्यूशन अपन ने बनाया, ठीक है ना, और इससे अपन ने रिएक्शन कराई। लेफ्ट हैंड साइड में जब जा रहे हैं तो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराई रूम टेम्परेचर पर,
राइट हैंड साइड में जब लेके आ रहे हैं तो डाइल्यूट HCl एक्वस से आपने रिएक्शन कराई रूम टेम्परेचर पर, वहां पर भी अपने पास व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, यहाँ पर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट ही मिला सिर्फ और सिर्फ, और पूछाएगा भैया कौन सा अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। तो अगर PbNO3 होल ट्वाइस लेते हैं पहला, है ना, तो PbNO3 होल ट्वाइस की अगर बात करें, HCl से अगर आपने रिएक्शन कराई तो PbCl2, क्या ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है? बिल्कुल होता है, ये व्हाइट PPT अपने पास है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करेंगे उसकी PbNO3 की रिएक्शन आपने कराई NaOH से, तो वहां पर PbOH होल ट्वाइस बन गया, ये भी व्हाइट होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें जिंक की, ZnNO3 होल ट्वाइस, अगर आपने रिएक्शन इसकी कराई HCl से तो ये बनाएगा ZnCl2 एक्वस, जो कि ये तो सॉल्युबल होता है, तो व्हाइट PPT तो हुआ नहीं। ठीक है, अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई NaOH से तो वहां पर ZnOH होल ट्वाइस बनाता है, ये भी व्हाइट PPT है। तो मतलब दोनों में से अगर एक को अपन लेकर लेफ्ट में और एक को लेकर राइट में, तो दोनों तरफ अपने को व्हाइट PPT मिल जाएंगे, तो ये अपने पास पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास यहां पर दे रखा है B, अब B में अपने पास PbNO3 होल ट्वाइस और BiNO3 होल ट्वाइस दे रखा है। ठीक है ना, तो PbNO3 होल ट्वाइस ये तो हो ही गए अपने पास दोनों, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं BiNO3 होल ट्वाइस। अगर आपने यहाँ पर HCl से रिएक्शन कराई तो पहले बनाएगा BiCl3, लेकिन क्योंकि वाटर प्रेजेंट था तो यहाँ पर अपने पास BiOCl ये बना लेगा, ये भी आपके पास क्या होता है? व्हाइट PPT। ठीक है, तो ये भी हमारे पास व्हाइट PPT बना रहा है, तो ये भी अपने पास सही है। ठीक, BiNO3 होल ट्वाइस अगर आपने उसकी रिएक्शन कराई NaOH से तो BiOH होल ट्वाइस ये होता है सॉल्युबल। ठीक है ना, तो एक तरफ व्हाइट तो बन रहा है यहाँ पर। ठीक, दूसरा PbNO3 होल ट्वाइस, तो भैया ये भी अपने पास PbCl2 का व्हाइट PPT बनाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये भी अपने पास सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट, सी ऑप्शन AgNO3 और BiNO3 होल ट्वाइस। अब देखो AgNO3 अगर अपने पास लिया, ठीक है, तो यहां पर अपने पास AgCl ये तो अपने पास व्हाइट बन सकता है, लेकिन व्हाइट ही बोला है। अगर आपने यहां पर ले लिया NaOH तो Ag2O का अपने पास बनेगा ब्राउन PPT। अब क्योंकि यहाँ पे अगर ब्राउन PPT बन रहा है तो हमारे पास तो केवल व्हाइट ही अलाउड है, राइट, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों में से किसी को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, लेफ्ट में भी या राइट में भी। ठीक, तो भैया यहाँ पर ये अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ऑल्दो अपने पास बिस्मिथ का जो नाइट्रेट है वो तो बना लेगा, लेकिन वहां पर AgNO3 के, मान लीजिए आप बिस्मिथ का नाइट्रेट ले गए लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और वहां पर AgNO3 को ले गए अपन लेफ्ट में, अब क्या करोगे? वहां पे तो अपने पास ब्राउन PPT बन जाएगा, तो वहां पर अपने पास जो पॉसिबिलिटी है करेक्ट ऑप्शन की वो नहीं होगी। ठीक है ना, डी ऑप्शन अगर अपन देखेंगे तो आपके पास PbNO3 होल ट्वाइस ये तो अपने पास बना लेगा, लेकिन Hg2+ Cl- के साथ जब रिएक्ट करता है तो HgCl2 बना लेता है, वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, एक साइड। ठीक, दूसरी साइड अगर अपने पास जाएगा तो HgO अपने पास बनेगा, और HgO व्हाइट PPT नहीं होता है। ठीक है ना, अगर ये अपने पास व्हाइट PPT नहीं है तो इसका मतलब ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? गलत। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए और बी। ठीक, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो अनअटेम्प्टेड काफी ज्यादा है, करेक्ट रिस्पॉन्स बहुत कम, रॉन्ग रिस्पॉन्स 36.03, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, 3 to 4 मिनट अपने पास आइडियल होगा। ठीक है ना, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसमें तो सिंपल सी बात है, अगर आपको याद है तो ही कर पाओगे, वरना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, सेक्शन 4 अपने को दे रखा है, आपको क्या बता रखा है? 3 क्वेश्चंस अपने को दे रखा है, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट इंटीजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आंसर यूजिंग द माउस। ठीक है ना, वो अपने को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। चलो, आपने से पूछा है क्या? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर which may be formed on monobromination of 1-methyl cyclohexane। ठीक है, तो भैया अपन एक काम करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सीन अपने पास हो गया ये, और साथ में अपने पास दे रखा है 1-मिथाइल, तो ये CH3 अपने पास यहाँ पे लग गया। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास मोनोब्रोमिनेशन करवाना है यूजिंग यूवी लाइट, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, ये तो हो गया साफ। अब अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अपने पास हो रहा है तो फ्री रेडिकल अपन बना के देखें कौन कौन से फ्री रेडिकल बनाना पॉसिबल है। सारे पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी अपन ने बनाई कि मान लीजिए अपने पास जो मिथाइल का है फ्री रेडिकल वो अपन ने यहाँ पर बना दिया। अब ये अपन ने जब बनाया तो यहाँ पर एक चीज़ है, क्योंकि ये एलाइलिक फ्री रेडिकल बना है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो आपके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो ये अपने पास अगर रेजोनेंस करवाएंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब यहाँ से अपन दोनों अपन पास बनेगा, तो एक तो अपने पास प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर जो बनेगा वो अपने पास होगा ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पर 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही यहाँ पर फॉर्म बनेगी, है ना, डी और एल फॉर्म दोनों यहाँ पर अपने पास बनेगी, ठीक है ना। तो पहले पोजीशन से अपन ने सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, ठीक। अब दूसरी पोजीशन से अगर अपन सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो आप बताओ जरा, यहाँ पर अपन इस जगह से करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन ने ये फ्री रेडिकल बना दिया तो ये भी तो अपने पास एलाइलिक फ्री रेडिकल हो गया। अब ये एलाइलिक फ्री रेडिकल हुआ तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो अपने पास एक तरफ इधर आएगा फ्री रेडिकल, एक तरफ इधर आएगा। अब इधर बनाएंगे तो इसमें अपने पास 4,5 आएंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस मतलब डी और एल फॉर्म दोनों मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास अगर एक बी आर आ गया, आप खुद सोच के बताओ क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे 6 और 7 आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इधर वाला ग्रुप अलग, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग और एक बी आर अलग, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास दोनों आ जाएंगे, ठीक। तो अभी तक हमारे पास कितने हो गए? 7 अपने पास फ्री रेडिकल्स हो चुके हैं, ठीक है ना, मतलब सॉरी 7 अपने पास मोनोब्रोमिनेशन के प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट में अगर अपन देखें तो नेक्स्ट में हम कहाँ करा सकते हैं? नेक्स्ट में फ्री रेडिकल अब नेक्स्ट वाली पोजीशन से बना दे। अगर यहाँ पर अपन ने बना दिया तो यहाँ पर बना दिया तो आपके पास कोई भी अपने पास जो रेजोनेंस है, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेंगे? अगेन अपने पास 2 बनेंगे, 8 और 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास ये ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, ठीक है। और कहाँ बना सकते हैं? आगे वाले पे बना दिया। अगेन अपन ने अगर आगे वाले पे बना दिया तो आपके पास यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, और अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल हमारे पास आएगा तो भैया यहाँ पर अपने पास अगेन 2 मिलेंगे, कितना? 10 और 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास डी और एल फॉर्म दोनों मिलेगी, ठीक। अब बच कौन सा रहा है? यही बच रहा है, ठीक है। तो अगर अपने पास यहाँ पर आपने फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं आपके पास एलाइलिक फॉर्म आ जाएगी, तो CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो आपके पास दोनों में से कोई सा भी बना लीजिए, या तो यही फॉर्म ले लें, तो अपने पास 12 और 13 ले सकते हैं या तो, ठीक, नहीं तो एक 12 वो ले लो और एक ये ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अपने पास इस तरह के ग्रुप्स आएंगे तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे, ठीक। तो अगर अपने से पूछा जाए कि भैया कितने अपने पास पॉसिबल है, तो 13 आइसोमर्स आर पॉसिबल्स, ठीक है ना। 13 पोजीशंस अपन ने बनाई है, इसका मतलब 13 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तो भैया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पर अपने पास यूज हुआ है, ठीक है ना। अनअटेम्प्टेड 8.12, ठीक है। करेक्ट रिस्पॉन्स 9.96, क्योंकि मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन इनके क्वेश्चंस क्लास में यूजुअली करवाए जाते हैं, तो बच्चा इजीली अटेम्प्ट कर पाता है, लेकिन फिर भी रॉन्ग अपने पास काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो सारे ऑप्शन है, सारे की सारी पॉसिबिलिटीज चेक करना पड़ेंगे, ठीक है ना। आइडियल टाइम 3 to 4 मिनट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 18th क्वेश्चन। इन द रिएक्शन given below the total number of atoms having sp2 hybridization in the major product। आपने क्या करा यहाँ पर? आपने यहाँ पर ओजोनोलाइसिस करा दिया एक्सेस में और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराया, फिर जो अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन बना उसको अपन ने क्या करा दिया? हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करवा दी, ऑक्साइम बना दिया, ठीक है ना। तो अपन इसका प्रोडक्ट बना लेते, क्या बनेगा? अगर आप यहाँ पर ये आपके पास दे रखा है, अब जो अपने पास छोटी रिंग है, ठीक है, इस तरीके से अपने को दे रखी है। दूसरी साइड भी अपने पास एक स्मॉलर रिंग दे रखी है, ठीक है।
और यहाँ पे लगा रखा है डबल बॉन्ड, ठीक। अब ओजोनोलाइसिस अगर अपने पास होता है तो अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा काटो डबल बॉन्ड को और दोनों तरफ क्या लगाते हैं, दोनों तरफ अपने पास एक डबल बॉन्ड आपके पास ऊपर चल जाएगा O, ठीक है ना, और ये रिंग तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। दूसरा डबल बॉन्ड O अपने पास नीचे आ गया, ठीक है, और ये अपने पास डबल बॉन्ड O आ गया इधर। ऐसे ही इधर भी आपके पास एक डबल बॉन्ड ऊपर लेके गए, ठीक है, और ये आपके पास रिंग बन गई, ठीक। अब ये तो आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना है आपके पास ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट। अब आपको ऑक्साइम बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने पास जो O है ना, इसको हटा के सीधा सीधा ऑक्साइम बना देता हूँ। तो हमारे पास 4 ऑक्साइम बनेंगे, ये N और ये OH, ये डबल बॉन्ड N, ये अपने पास OH, ये N और ये अपने पास OH, ठीक है ना, ये N और ये अपने पास OH, ठीक। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन अपने को sp2 हाइब्रिडाइज मिल गए। तो कार्बन अपने पास मिल गए कितने, 4, जो कि sp2 है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो भैया 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास 4 नाइट्रोजन मिल गए जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक। अब बात करते हैं ये जो ऑक्सीजन वाला है अपने पास OH वाला, ठीक है ना, ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस से इसका मतलब कॉन्जुगेशन में है, तो भैया वहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसमें, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने ऑक्सीजन मिल गए, 4 ऑक्सीजन मिल गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो टोटल नंबर ऑफ अपने पास एटम्स जो अपने पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो कितने आ गए, 12। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एनालिसिस की बात करते हैं। इससे अनअटेम्प्टेड अपने पास 10.1 रखा है, करेक्ट रिस्पॉन्स 69.15, क्योंकि अपने पास ओजोनोलाइसिस काफी आसान अपने पास टॉपिक रहता है, ठीक। और उसके साथ अपन ने वहां पर हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करा के ऑक्साइम बना दिया, तो ऑक्साइम वाले भी हमारे पास इजी रहते हैं, ठीक है ना। रॉन्ग रिस्पॉन्स अपने पास इतने हैं, ठीक है। डिफिकल्ट तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, लेकिन बच्चे क्या कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, वो केवल कार्बन और नाइट्रोजन को काउंट करेंगे। OH जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में मानकर नहीं वो काउंट करते, तो वो 8 भी मार्क कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर मॉडरेट लेवल है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर PTNH3 होल 4 Cl2 Br2, ठीक है ना। हम इसे किस फॉर्म में देख सकते हैं, हम इसे ऐसा देख सकते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया PT, ये मोनोडेंटेड अपने पास लिगेंड है, तो सारे हो गए A4, ये B2 और बाहर अपने पास क्या है, C2, ठीक है। एक तो अपने पास ये पॉसिबिलिटी है। अब सारे ब्रोमीन को अंदर ले जाओ, सारे क्लोरीन को बाहर ले आए, तो आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी MF4C2 और ये B2 आ जाएगा बाहर, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, एक क्लोरीन बाहर और एक ब्रोमीन बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पर BC अंदर और BC बाहर, ये हो जाएगा, है ना। माइंड इट, यहाँ पर A अपने पास अमोनिया हो गया, B अपने पास क्लोरीन हो गया और C अपने पास ब्रोमीन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं जिससे आपको स्टीरियो और स्ट्रक्चरल सारे पता लग जाए, ठीक। ये तो स्ट्रक्चरल हो गए, अब हर स्ट्रक्चरल में स्टीरियो चेक करना है, तो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो AA हो गया, AA हो गया और BB हो गया, ठीक है ना, क्योंकि C तो अपने पास आयनाइजेशन स्फीयर में यहाँ पर, तो भैया वो तो आएगा नहीं, ठीक है ना। फिर और कोई कॉम्बिनेशन बिल्कुल है, AA AB AB, ठीक। तो ये 2 अपने पास GI मिल रहे हैं, ठीक। फिर अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर इसके अंदर, तो यहाँ पर अपने पास AA AA C, ठीक। दूसरा कॉम्बिनेशन AA AC AC, ठीक है। तो ये 2 GI अपने को मिल गए। ऐसे ही यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो अपने को मिल जाएगा AA BC, और अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर AA AB AC, यही 2 मिल सकते हैं। तो ये अपने पास GI मिल गए। अगर आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव अपने पास है क्या, नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो अपने पास पेयर्स हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, और पेयर में प्रेजेंट जो अपने पास ग्रुप्स हैं वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई भी एक पेयर के अंदर सेम लिगेंड्स आ गए या कोई 2 पेयर सेम हो गए, तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, सारे इनएक्टिव है। तो केवल GI मिलेगा और अपने को स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने GI आ रहे हैं, स्ट्रक्चर में एक हाथ इसमें काउंट हो ही जाएगा, तो टोटल हमारे पास आ रहे हैं 6। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास क्या होंगे, ये आ जाएंगे 6, ठीक है।
तो ये था अपने पास सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारे पास एनालिसिस होता है। अब देखो चलो एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करेंगे तो ये यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म से टॉपिक आ रहा है। अनअटेम्प्टेड 6.23, राइट। करेक्ट रिस्पॉन्स ज्यादा हो गया, रॉन्ग काफी ज्यादा हो गए, है ना। रॉन्ग काफी ज्यादा होने का कारण क्या है, यहाँ पे रॉन्ग ज्यादा होने का कारण है कि बच्चे केवल स्ट्रक्चर के अंदर चले गए। अगर स्टीरियो में गए होंगे तो हो सकता है उन्होंने प्रॉपर्ली कॉम्बिनेशन सारे नहीं बनाया हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास स्टीरियो आएगा तो ऑप्टिकल भी चेक करना होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पर आपके पास जीआई भी आपको चेक करना होगा, ठीक है ना। तो ये था अपने पास पूरा एनालिसिस, राइट, जेईई एडवांस पेपर 1 2021 का, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर आप बने रहिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम बेनिफिट मिलता रहेगा, और ऐसे ही पेपर्स हम और लाते रहेंगे, और आपको साथ के साथ डिटेल एनालिसिस बताते रहेंगे हर पेपर के अंदर क्या रहा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच।